नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज हरियाणा और मैं हूं आपके साथ आयुष चित्रांश। 2024 चुनाव का काउंटडाउन शुरू हो चुका है, लिहाजा सभी राजनीतिक दल अपनी अपनी जुगत में लगे हुए हैं। बीजेपी महा जनसंपर्क अभियान के जरिए लोगों तक पहुंच रही है, तो 18 जून को सिरसा में अमित शाह की रैली है। कांग्रेस हाथ से हाथ जोड़ो अभियान के तहत अपनी पकड़ को मजबूत कर रही है, तो जेजेपी में भी बैठकों के जरिए चुनावी रणनीति को तैयार करने का दौर जारी है। इनेलो परिवर्तन पदयात्रा के जरिए परिवर्तन का दावा कर रही है, तो आम आदमी पार्टी ने तिरंगा यात्रा के जरिए चुनावी बिगुल फूंक दिया है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं पार्टियों की रणनीति से जुड़ी हुई, जिसमें आप देख सकते हैं कि 2024 को लेकर के पार्टियां अभी से अपनी तैयारियों में लगी हुई हैं। बीजेपी में बैठकों का दौर शुरू हो गया है। कांग्रेस अपने हाथ से हाथ जोड़ो अभियान के तहत लोगों के बीच जा रही है। इनेलो की परिवर्तन पदयात्रा है, तो जेजेपी भी रणनीति बना रही है। लोकसभा के चुनाव को 1 वर्ष बचा है, तो चुनाव की तैयारी के नाते से भी सारी बातें हुई हैं और सब ने अपनी रिपोर्ट की है। उसमें कुछ काम जो करने लायक हैं आगे, चाहे वो सरकार के नाते हैं, संगठन के नाते हैं, वो आगे हम करेंगे। और जो अभी तक फील्ड में चल रहा है वो सब उन्होंने बताया। रैली है हमारी और अमित शाह जी की रैली है, और वैसे अमित शाह जी ही नहीं बल्कि पूरे हरियाणा के सभी 10 के 10 लोकसभा क्षेत्रों में रैलियाँ होंगी। अलग अलग कहीं कहीं केंद्रीय नेता आएंगे, कहीं हमारे प्रदेश के सब लोग जाएंगे, मुझे भी जाना है। 3-4 जगह तो मेरा भी कार्यक्रम तय हो गया है, लेकिन 30 जून तक 10 की 10 लोकसभा रैलियाँ, ये हमारा जो अभियान है इस समय 1 महीने का जो चल रहा है, खास करके लोकसभा के चुनाव को ध्यान में रखते हुए उसकी तैयारी के नाते से। क्या माना जाए कि बीजेपी पूरी तरह चुनावी मोड में आ गई है? चुनावी मोड में तो हमेशा ही रहते हैं, लेकिन चूंकि लोकतांत्रिक व्यवस्था में 5 साल का कार्यकाल होता है, जिससे वो 5 साल का कार्यकाल समाप्त होने पर आता है। न केवल बीजेपी बल्कि बाकी पार्टियां भी उस नाते से अपना रोल करती हैं, सभी कर रहे हैं। हमने अपनी तैयारी पूरी की है। हमारी तैयारी संगठनात्मक तौर पर बहुत बेहतर है, बाकी सबसे अच्छी है, क्योंकि नीचे लेवल तक, न केवल बूथ तक बल्कि बूथ में आगे पन्ना प्रमुखों तक भी पार्टी ने अपनी सारी व्यवस्था की है। और पार्टी के लोग पूरा मेहनत से जोरदार ढंग से लगे हुए नीचे तक का काम कर रहे हैं। संगठन वो कहाँ के, वो उनका संगठन कौन है? वो तो पन्ना प्रमुख तो पहुंचे ना। हम तो आज से आज जोड़ो घर घर तक पहुंच गए, हर आदमी तक पहुंच गए। हम तो वो तो पन्ना प्रमुख में बैठे हैं, हम घर घर पहुंच गए। हम तो कांग्रेस हो जाएगी, अभी काफी कुछ हो गया है, हो जाएगी। हाँ, इनका जो गठबंधन है कोई जनहित का गठबंधन नहीं है, जनहित के लिए नहीं बनाया, ये तो स्वार्थ में गठबंधन बनाया। अब मतलब ये तो कह रहे थे 75 पार, और जेजेपी वाले कह रहे थे इनको करो यमुना पार। जब चुनाव आ गया तो दोनों बन गए यार। अब हो गई इनकी तकरार। कार तो है, लेकिन सरकार कहाँ है, प्रदेश को कहाँ ले गई? ये सरकार नाम की सरकार है, सरकार चल नहीं रही है। युवाओं को भरोसा है कि उनका कल जो सुरक्षित है वो इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के साथ ही सुरक्षित है। बाकियों पे भरोसा करके देख लिया, सबने युवाओं को निराश किया है। लोग तो कहते थे 3 दिन नहीं चल पाऊंगा, 43 किलोमीटर नहीं कर सकूंगा। अब उन लोगों की दुकान बंद हो रही है। ये 9 साल तक क्यों सोए हुए थे? पार्टी अगर राज्य में कोई लोग कुछ काम करते हैं तो हर साल उनको लोगों को बताना चाहिए कि हमारी ये उपलब्धियां हैं। क्यों नहीं बताई 8 साल तक? ये ठगबंधन है। अब फिर बैठ के हिसाब किताब ठीक कर दिया होगा। जब तक हिसाब किताब ठीक चलेगा तब तक चलेगा। जिस दिन हिसाब किताब में गड़बड़ होगी उस दिन फिर ये जुतम जुत हो जाएंगे। अब पार्टी 10 की 10 सीटों पर लड़ने के लिए अपनी तैयारी करेगी, पूरी मजबूती से तैयारी करेंगे। 90 के 90 विधानसभा लड़ेंगे और 10 के 10 हमारी पार्लियामेंट लड़ेंगे। पिछली बार भी हमने चुनाव लड़े थे, वो जनता ने मैंडेट हमें दिया और आगे हम हमारे जो काम हमने गठबंधन में रह के मिनिमम कॉमन प्रोग्राम के तहत जो हम लेकर आए, 75% युवाओं को रोजगार में हमने जो वादा था, 50% महिलाओं को प्रतिनिधित्व देने की बात थी, बीसी में 8% रिजर्वेशन की बात थी। जो भी हम पेंशन को ठीक है, उसमें हम उस स्टेप में एक जहाँ तक हमने जो वादा किया था वहाँ तक नहीं पहुँचे, लेकिन उसमें भी बढ़ोतरी की बात आई है। हमने प्रदेश के लिए काम किया है, 14 कामों को लेकर हम जनता के बीच में जाए। अब पार्टी तो 2024 चुनाव की तैयारियां कैसी हैं? देखिए, बीजेपी का महा जनसंपर्क अभियान चल रहा है, जिसमें 9 साल की उपलब्धियों को लेकर के कार्यक्रमों को निर्धारित कर दिया गया और इसी कड़ी में आप देख रहे हैं कि लगातार बैठकें हो रही हैं। 9 साल की जो उपलब्धियां हैं वो जनता तक ले जानी है। सभी संसदीय क्षेत्रों में बीजेपी बड़ी रैली करने वाली है। अब देखिए, जेजेपी भी रणनीति बना रही है। बैठकों का दौर जेजेपी में भी चल रहा है, बीजेपी में भी चल रहा है। कांग्रेस भी हाथ से हाथ जोड़ो अभियान
और उसके जरिए लोगों को जोड़ने की कोशिश कांग्रेस पार्टी के द्वारा हो रही है। इनेलो में आप देख रहे हैं कि अभय चौटाला लगातार परिवर्तन पदयात्रा पर निकले हुए हैं और परिवर्तन पदयात्रा के माध्यम से वो परिवर्तन प्रदेश के अंदर होने वाला है, इस बात को बार बार कहते हुए नजर आ रहे हैं। आम आदमी पार्टी ने भी देखा आपने किस तरीके से तिरंगा यात्रा का आगाज किया। जींद में आपने देखा था बड़ी रैली, अरविंद केजरीवाल जिसमें शामिल हुए और भगवंत मान भी मौजूद थे, पंजाब के मुख्यमंत्री। तो आम आदमी पार्टी भी अब कोशिश कर रही है हरियाणा के अंदर अपनी पैठ को मजबूत करने की। तो चुनाव है, जाहिर बात है सभी पार्टियां अपनी अपनी तैयारियों में लगी हैं। अपनी जिन बातों को लेकर के पार्टियां तैयारी कर रही हैं या जिस रणनीति के साथ आगे बढ़ रही हैं, उसमें जनता कितना उनके साथ जुड़ेगी या कितना उनके ऊपर भरोसा करेगी, ये देखना बहुत महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि 24 का चुनाव अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण है। और अभी सभी पार्टियों की जो रणनीति है वो 24 के चुनावों से ही संबंधित है, क्योंकि 24 में ही चुनाव हरियाणा के अंदर लोकसभा का भी होना है और विधानसभा का भी होना है। और इसीलिए ये जो तैयारी है ये 24 के परिप्रेक्ष्य में, विधानसभा और लोकसभा दोनों चुनावों के परिप्रेक्ष्य में है। और इसी के साथ आज की बड़ी बहस के कुछ अहम सवाल हैं, उस पर नजर डाल लेते हैं, उसके बाद आज की चर्चा में आगे बढ़ते हैं। आज की बड़ी बहस का पहला सवाल यह है 2024 के चुनाव को लेकर के किसकी कितनी तैयारी है, आज ये समझेंगे। दूसरा सवाल यह है कि अमित शाह सिरसा से जो चुनावी शंखनाद करने वाले हैं उसके मायने क्या हैं। तीसरा सवाल यह है कि क्या जो लोकसभा और विधानसभा का चुनाव है वो किस तरीके से लड़ा जाएगा और कांग्रेस की रणनीति इसके लिए क्या है। इनेलो का क्या जनाधार बढ़ेगा या आप यानी कि आम आदमी पार्टी इसमें कोई कमाल कर पाएगी, क्या है रणनीतियां कुल मिलाकर के। अगर आप देखें तो आज का महत्वपूर्ण सवाल यही है, क्योंकि सभी पार्टियां अपनी अपनी रणनीतियों के साथ आगे बढ़ रही हैं, लेकिन इसमें उनको किस तरीके से जनता का सहयोग मिलेगा ये देखना और समझना बहुत जरूरी है, खासतौर से चूंकि 24 के अंदर लोकसभा और विधानसभा दोनों चुनाव होने हैं। तो बीजेपी महाजनसंपर्क चला रही है। 9 साल की जो उपलब्धियां हैं उनके जरिए लोगों को जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। 9 साल यानी कि केंद्र सरकार के जो 9 साल पूरे हुए उसके बड़े और महत्वपूर्ण जो काम है वो बताए जाएंगे। लोकसभा क्षेत्र अगर आप देखें, चूंकि 10 लोकसभा की जो सीटें हैं उन सभी जगहों पर बड़ी रैलियों की तैयारी हो रही है और उसी कड़ी में आप देख रहे हैं कि सिरसा से ये आगाज होने वाला है, चूंकि अमित शाह की बड़ी रैली वहां पर होनी है। अब बीजेपी के द्वारा कहा जा रहा है कि रैली ऐतिहासिक होगी, उसके जरिए यह आगाज हो जाएगा एक तरीके से 24 का। हरियाणा के अंदर जननायक जनता पार्टी भी आप देख रहे हैं कि संगठन के स्तर पर लगातार प्रयास हो रहे हैं और जननायक जनता पार्टी ने भी आपने देखा कि अभी एक महत्वपूर्ण बैठक भी की थी अपने विधायकों के साथ और उसके बाद भी ये जो रणनीति है वो स्पष्ट कर दी गई थी कि तैयारी जननायक जनता पार्टी भी कर रही है। 10 लोकसभा क्षेत्रों में वो अपने जनाधार को लगातार मजबूत कर रही है और संगठन को भी वहां पर और मजबूत किया जा रहा है और विधानसभा चुनाव के परिप्रेक्ष्य में भी ये रणनीतियां बन रही हैं। इनेलो के बारे में आप जान रहे हैं, परिवर्तन पदयात्रा लगातार इंडियन नेशनल लोकदल के द्वारा अभय सिंह चौटाला उसकी अगुवाई कर रहे हैं, लोगों के बीच जा रहे हैं और परिवर्तन पदयात्रा के जरिए वो प्रदेश के अंदर परिवर्तन आएगा, इस तरह की बातों को कह रहे हैं। तो कांग्रेस भी हाथ से हाथ जोड़ो अभियान के तहत लोगों के बीच जाने की बात को लगातार कह रही है, जनता को जोड़ रहे हैं। ये बात अभी आपने सुना, भूपेंद्र हुड्डा भी कह रहे थे। तो 24 के चुनाव में किसकी कितनी है तैयारी, यही महत्वपूर्ण सवाल है और इसी सवाल के साथ आज की चर्चा की शुरुआत करते हैं। सभी मेहमान मेरे साथ जुड़ गए हैं, पहले उनका परिचय आपके साथ करवा देते हैं। विवेक चौधरी जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जननायक जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। विवेक चौधरी जी स्वागत है आपका चर्चा में। रमन सिंह जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं। रमन सिंह जी आपका भी स्वागत। संदीप गोयल जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, इंडियन नेशनल लोकदल के प्रवक्ता हैं। संदीप गोयल जी आपका भी स्वागत है। और मनोज राठी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हैं। मनोज राठी जी आपका भी स्वागत है। शुरुआत सबसे पहले विवेक जी मैं आपसे करना चाहूंगा, क्योंकि 24 की तैयारी के परिप्रेक्ष्य में हम लोग लगातार देख रहे हैं और आप लोग भी लगातार अपने संगठन को मजबूत करने का प्रयास कर रहे हैं। अभी विधायक दल की भी जो बैठक हुई उसके बाद भी ये बड़ी बातें आप लोगों ने कही कि आप लोग सभी सीटों पर फोकस कर रहे हैं, मतलब विधानसभा की भी 90 सीटें और लोकसभा की 10 सीटों पर। कैसे देखा जाए और 24 की तैयारी कैसी है और गठबंधन में चुनाव लड़ा जाएगा या फिर नहीं, इसको लेकर के क्या जवाब। संदीप। विवेक जी। आयुष जी, आज के दिन हम गठबंधन में सरकार चला रहे हैं और जो हमारा अलायंस था वो पोस्ट पोल अलायंस था, प्री पोल अलायंस नहीं था। आने वाले समय में क्या होगा वो चुनाव के समय पे देखा जाएगा कि गठबंधन में चुनाव लड़ना है या बिना गठबंधन के दोनों पार्टियां अलग अलग चुनाव लड़ेगी। वो हमारी दोनों ही पार्टियों के जो सीनियर लीडर्स हैं वो बैठ के तय करेंगे। आज अगर बात की जाए तो 10 की 10 लोकसभा और 90 की 90 विधानसभा सीटों पे जननायक जनता पार्टी अपने
कार्यक्रम कर रही है। और माननीय दुष्यंत चौटाला जी शहरी क्षेत्रों में पिछले दिनों कार्यक्रम आपने देखे किस तरह, अगर मैं बात करूं तमाम शहरी क्षेत्रों की, रोहतक की, जींद की, हिसार की, तमाम शहरी क्षेत्रों में उन्होंने प्रोग्राम किए और बहुत ही अच्छा लोगों का वहां पे रुझान देखने को मिला। लोगों ने बहुत अच्छे से स्वागत किया। तमाम जिलों के अंदर शहरी क्षेत्रों में और ग्रामीण क्षेत्रों में दोनों ही जगह दुष्यंत जी भी जा रहे हैं, दिग्विजय जी भी जा रहे हैं और हमारे मंत्री जी अनूप धानक जी, देवेंद्र बबली जी, हमारे प्रदेश अध्यक्ष, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी, हमारे प्रदेश अध्यक्ष सरदार निशान सिंह जी, सभी अपने अपने लेवल पे काम कर रहे हैं और सभी फील्ड में हैं, पब्लिक के बीच में हैं, मिल रहे हैं, उनकी समस्याएं जान रहे हैं और उनका समाधान करने का काम कर रहे हैं। ये कहना कि क्या होगा क्या नहीं होगा, मैं कहूँगा बहुत ज्यादा जल्दबाजी है। हर पार्टी अपने संगठन को मजबूत करती है। हमारी पार्टी भी संगठन हमारा, आज चाहे बूथ योद्धा की बात की जाए, चाहे बूथ सखी की बात की जाए, बूथ तक का हमारा संगठन आज मजबूत है। आज सोचने का विषय उन लोगों के लिए है जो 3-3 प्रदेश अध्यक्ष बदल देते हैं पर उनके पास संगठन नाम की कोई चीज नहीं है। हमेशा एक ही बात की जाती है कि जल्दी संगठन बना लिया जाएगा, जल्दी संगठन बना लिया जाएगा, पर वो संगठन कहाँ बनेगा, कब बनेगा, वो किसी को नहीं पता। पिछले दिनों तो आपके चैनल पे बैठ के ही कांग्रेस के कई प्रवक्ताओं ने कहने का काम किया कि लिस्ट फाइनल है, दिल्ली चली गई है, बस उस पर मोहर लगनी बाकी। मैंने तब भी कहा था कि इनकी मोहर चोरी होगी, वो मोहर मिल नहीं रही और उसी कारण इनकी मोहर नहीं लग पा रही। बिल्कुल। चलिए विवेक जी, अब उनका संगठन बना नहीं बना वो कब इनके तक बनेगा, इसका जवाब मैं रमन जी से ले लूंगा। लेकिन एक सवाल मेरा विवेक जी आपसे भी है, क्योंकि हम लोग बार बार देखते हैं और जब भी आप लोग चुनाव के दौर में जाते हैं तो ये जरूर कहते हैं कि हम लोग अपने स्तर पर प्रयास कर रहे हैं, लेकिन जनता को क्या बताएंगे जब आप सत्ता के अंदर हैं? जो वायदे आपने किए थे, अगर उन वायदों की लिस्ट आपसे पूछी जाएगी कि उनमें कितने पूरे हुए, तो जनता को बताने के लिए आपके पास क्या है? आयुष जी, बहुत ही अच्छा सवाल आपने किया और मैं उम्मीद करता था कि ये सवाल आप करें। अगर जनता के बीच में जाने की बात है, आज भी हम जनता के बीच जा रहे हैं और जनता को बताने का काम कर रहे हैं। चाहे 75% युवाओं के रोजगार की बात हो, चाहे 50% लेडीज रिजर्वेशन जो पंचायती राज संस्थाओं में दिया गया, चाहे 33% आरक्षण जो राशन डिपो में दिया गया, चाहे स्टार्टअप पॉलिसी की बात हो, चाहे एमएसएमई की बात हो जो नेशनल अवार्ड हमें मिला, आज सभी बातें हम, चाहे हमने गांव-गांव में डिजिटल लाइब्रेरी और कम्युनिटी सेंटर बनाने का काम किया, चाहे वॉलमार्ट, मारुति जैसी बड़ी-बड़ी कंपनियां आज हमारे प्रदेश में इन्वेस्ट कर रही हैं और आ रही हैं, वो चीजें हम जनता को बताने का काम कर रहे हैं। आज 34,000 करोड़ से ज्यादा का इन्वेस्टमेंट हमारे प्रदेश में आया, वो चीजें हम बता रहे हैं। किस तरह हमने रेवेन्यू रिकॉर्ड को ऑनलाइन करने का काम किया, किस तरह प्रदेश को लाल डोरा मुक्त करने का काम किया, वो बातें हम जनता को बताने का काम कर रहे हैं। आज युवाओं के रोजगार की, जब हमारी एक बहुत बड़ी वो थी कि हम युवाओं के रोजगार के लिए लड़ाई लड़ते थे और हमारा एक बहुत अहम मुद्दा था, हमने सरकार में आते ही उसे पास करने का काम किया, पर विरोधियों को वो चीज जमी नहीं। उन्होंने कोर्ट का दरवाजा खटखटाने का काम, पर कोर्ट में जाके भी हमें आज भी आशा और उम्मीद है कि कोर्ट से भी जीत हमारी ही होगी, चाहे सुप्रीम कोर्ट हो चाहे हाई कोर्ट हो। ये लोग जितना मर्जी जोर लगा लें, युवा के खिलाफ ये लोग जा सकते हैं। हरियाणा प्रदेश के युवा के खिलाफ जो लोग जा सकते हैं, वहां से आप सोच सकते हैं कि किस तरह की राजनीति ये करने का काम करते हैं। आज ठीक है, युवाओं को रोजगार देने की जब बात आती है तो हम, हमारा जो रोजगार डिपार्टमेंट है वो हर साल 200 जॉब फेयर्स लगाने का काम करता है और युवाओं को नौकरियां दिलाने का काम करता है। आज अगर टेक्सटाइल हब हमने बनाने का काम किया, आज नॉर्थ इंडिया का सबसे बड़ा रनवे अगर हिसार में हमने बनवाने का काम किया, ये सारी बातें जो हम, चलिए आप कह रहे हैं कि आपके पास ये मुद्दे हैं जिनको लेकर के आप जनता के बीच में जाएंगे और जनता इस पर अब देखते हैं कि किस तरीके से आप लोगों पर भरोसा करती है। रमन जी, क्या तैयारी है 24 की? क्योंकि जब भी तैयारियों का जिक्र होता है ये कह दिया जाता है भी कांग्रेस तो संगठन ही बना नहीं पा रही, आप तैयारी कैसे करेंगे और कैसे जनता के बीच में जाकर के उसको ये कन्विंस करेंगे कि वो आपके साथ जुड़ जाए या आपको वोट दे, आपको सत्ता में लाए? रमन जी, कांग्रेस के पास संगठन भी है और कांग्रेस के पास मजबूत लीडर भी है, लेकिन आज मुद्दा थोड़ा दूसरा है। आज मैं एक बात पूछना चाह रहा हूं, जो गठबंधन की सरकार लगभग 4.5 साल से चल रही है,
उसमें किसानों के मुद्दे रहे हों, उस पे ये सरकार गूंगी बहरी बनी रही, निर्दयी बनी रही, किसानों पर लाठियां चार्ज करी, इन्होंने मुकदमे दर्ज किए और निहत्थे किसानों को बार बार पीटा गया। 3 काले कानून मिले जिससे 700 किसानों ने लगभग अपनी जान गंवाई। कर्मचारियों का मुद्दा है, चाहे वो कर्मचारी किसी भी विभाग से हैं, आज धरने पे हैं, लाठियां बरसाई जा रही हैं उन पे, कोई उनकी सुनवाई नहीं है। और सरकार ने कौशल रोजगार निगम का मुद्दा लेके सरकारी नौकरियों के रास्ते बंद कर दिए हैं। तीसरी, भ्रष्टाचार सबसे बड़ा मुद्दा है, जिसमें शराब घोटाला है, पीडब्ल्यूडी घोटाला है, बिजली मीटरों का घोटाला है। और मैं एक बात पूछना चाह रहा हूँ, ये लोग आज बड़ी बड़ी बातें करते हैं, 30 से 35 बार हरियाणा में पेपर लीक का मामला हुआ है, पेपर कैंसिल हुए हैं। मैं एक बात सबसे गंभीर मुद्दे पे लेके जाना चाहूंगा, डबल इंजन की सरकार है, गठबंधन की सरकार है, यमुना जुमना पार भेजने वाले इस सरकार के साथ हरियाणा को लूट रहे हैं, जिससे आज हरियाणा 4 लाख करोड़ के कर्ज के नीचे दब गया। मैं पूछना चाहता हूँ, ये सरकार क्या वो यही वादे लेके आए थे? इन वादों को आज जनता जनार्दन ने देख लिया है। दूसरी बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, हमारी तैयारियां और हमारे पार्टी के संगठन की ये चिंता ना करे, चिंता ये सिर्फ अपनी करे, क्योंकि आज इनकी सरकार ऐसे चौराहे पे खड़ी है जहां हरियाणा की 36 बिरादरियों ने इनको निकार दिया है। आज वो चाहे इनके जग जाहिर है जो मुद्दे हैं, दिग्विजय जी क्या कहते हैं, दुष्यंत जी क्या कहते हैं, चलो इनकी पार्टी के अंदरूनी मामले हैं, हमें इसमें हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। दूसरी बात, कांग्रेस जिन मुद्दों के साथ चुनाव में जाना चाहेगी, मैं 1 मिनट का समय जरूर लूंगा, मैं उन मुद्दों पे चर्चा करना चाहता हूँ। कांग्रेस की सरकार आने पर हरियाणा में हिमाचल और छत्तीसगढ़ की तर्ज पर ओपीएस दिया जाएगा, बुढ़ापा पेंशन 6,000 रुपए की जाएगी, जो कि हमारे माननीय दीपेंद्र हुड्डा जी ने पीछे जनता के सामने बात रखी भी थी। जिन लोगों को बीपीएल राशन कार्ड पीपी का सहारा लेकर काट दिए गए, इनको पुनर्बहाल किया जाएगा। प्रॉपर्टी आईडी आज हरियाणा में सबसे बड़ा मुद्दा है, फैमिली आईडी, प्रॉपर्टी आईडी, जिससे जनता जनार्दन बहुत परेशान है, उसको आते ही एकदम से जड़ से साफ कर दिया जाएगा। सरकार बनने पर सरकारी पद लगभग जो 2 लाख खाली पड़े हुए उनको भरा जाएगा। सिलेंडर जो है, हम जब सत्ता से गए 410 रुपए छोड़ के गए थे, आज सरकार ने इस महंगाई का दौर कितना बढ़ा दिया है, कहाँ पे बात चली गई है। सरकार आते ही हम जो कि हमने अपने अभी जारी किए थे कुछ पत्र हमारे और कुछ कॉन्फ्रेंस है हमारी पीसी बड़े लीडरशिप की हरियाणा की तरफ से की गई, चाहे वो माननीय दीपेंद्र हुड्डा जी ने कहा या हमारे विधायकों की जो वीसी होती है उसमें बात रखी गई है। हम सिलेंडर 500 रुपए करने का काम करेंगे, 300 बिजली पर यूनिट हम फ्री में देने का काम करेंगे। उसके बाद एक कांग्रेस की सत्ता जब पहले 2005 में हरियाणा में आई थी, हमने 100 गज के प्लॉट गरीबों को दिए थे, हम उस स्कीम को दोबारा लेके आएंगे और उस स्कीम के साथ साथ हम उनमें 2 कमरे बना के पानी बिजली की सुविधाएं गरीबों को देके हम उसमें गरीब परिवारों को बसाने का काम करेंगे। दूसरी बात, शिक्षा पर ध्यान दिया जाएगा। जो आज हरियाणा में हालात हैं, एजुकेशन का जो हाल इन्होंने कर दिया है, स्कूल बंद होने जा रहे हैं, इनकी जो पॉलिसीज है जिसपे स्कूलों में टीचर नहीं है, टीचर हैं तो बच्चे नहीं है, इसके लिए सीधी और सीधी सरकार जिम्मेदार है। हमारी सरकार आते ही हम इनको भी चलिए ठीक बड़े है, आपने अच्छे बहुत तरह सारे से वायदे दोबारा से बता शुरू दिए यहाँ करने के पर, प्रयास बहुत करेंगे। सारी आपने ऐसी चीजें बताई कि अगर आप सत्ता में आएंगे तो ऐसा होगा, लेकिन अब जनता कितना इस पर भरोसा करेगी, इसके लिए हम लोग सब चुनाव का इंतजार कर रहे हैं। गोयल साहब, परिवर्तन यात्रा चल रही है, लेकिन परिवर्तन यात्रा के जरिए क्या आपको लग रहा है कि परिवर्तन हो पाएगा, कम से कम सत्ता में इंडियन नेशनल लोकदल वापसी करेगी? देखिए आयुष जी, अभय सिंह चौटाला जी के नेतृत्व में इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी की परिवर्तन यात्रा लगभग 10 जिलों को पार कर चुकी है और इन 10 जिलों के अंदर जो अभय सिंह चौटाला जी ने इतने गांव कवर किए, उन गांवों के अंदर जाकर लोगों की दुख और तकलीफ को समझने की कोशिश की, उनको जाना और समझा और ये महसूस किया कि वास्तव में हरियाणा के गांव के लोग और शहर के छोटे कस्बों के लोग विभिन्न प्रकार की जो बेकायदियां सरकार ने की हुई है उनसे बहुत प्रताड़ित महसूस कर रहे हैं। गांव के अंदर आप जाएंगे तो सबसे पहले आप ये पाएंगे ना तो गांव के अंदर स्कूल है, ना गांव के अंदर अच्छे कोई हॉस्पिटल की सुविधा है, ना कोई पशु के अस्पताल की कोई उनकी सुविधाएं दे रखी है। गांव के अंदर अगर विकास कार्यों की बात करें वो बिल्कुल भी नगण्य है, जीरो है। जहां आज से 9 साल पहले प्रधानमंत्री जी सिरसा के अंदर अभय सिंह चौटाला जी सिरसा के अंदर खड़े थे, उस समय इनके विरुद्ध एक रैली भाजपा ने आयोजित की थी जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आए थे। उन्होंने एक भाषण दिया था
कि हरियाणा के गांव वालों को ना गाड़ी चाहिए ना बंगला चाहिए, उन्हें पानी और बिजली चाहिए। मैं तो आज इनसे ये पूछता हूँ कि 9 साल के बाद अमित शाह जी आ रहे हैं उसी सिरसा की धरती पर, आज इनसे पूछा जाए कि 9 साल में गाड़ी बंगला तो आपने छोड़ दीजिए, वो तो आपने गांव के लोगों से, किसानों से आपने छीनने का काम कर दिया, उनकी आर्थिक हालत ऐसी कर दी कि वो अब इस लायक नहीं रहे कि वो एक अच्छा अपना बहुत बड़ा बंगला गाड़ी ले सकें, क्योंकि आपने आय दोगुनी करने का एक वायदा किया था। 1 जनवरी 2022 से किसानों की आय दोगुनी कर देंगे। आय तो दुगनी नहीं हुई, खर्चे दुगने तिगुने हो गए, किसान का कर्ज भी बहुत ज्यादा बढ़ गया। तो मौजूदा सरकार ने जो गांव के अंदर जुल्म किए, उस जुल्मों को सरकार ने भी जो बेकायदियां की उसको अभय सिंह चौटाला जी ने समझा और उनसे एक आह्वान भी है। लोग भी कह रहे हैं, हमारे बीच में आके खुद हमें आश्वस्त करते हैं कि अब की बार हम परिवर्तन लाने का काम करेंगे। परिवर्तन जो मौजूदा सरकार ने सुशासन के नाम पर आने का वायदा किया था कि हम आपको सुशासन देंगे, लेकिन गोया जी ये परिवर्तन इंडियन नेशनल लोकदल के ही पक्ष में क्यों होगा? क्योंकि परिवर्तन के लिए तो देखिए अब यहाँ पे रमन जी भी कह रहे थे, वो तो पूरे अपने उन्होंने तो पूरी फेहरिस्त गिनवा दी। वो कह रहे हैं कि देखिए हम तो अगर सत्ता में आएंगे तो हम ओपीएस भी लागू करेंगे, 500 में हम सिलेंडर भी देंगे, और भी बहुत सारे वायदे वो बता रहे थे। भाई जनता कांग्रेस पार्टी पर भरोसा क्यों नहीं करेगी? आपके पास क्यों जा रही है? इसका आधार क्या है? आयुष जी, आधार ये है कि कांग्रेस पार्टी ने जिन वायदों का जिक्र किया, उन वायदों को शुरुआत किसने की? इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी ने, चौधरी देवीलाल जी ने। पेंशन देने का काम शुरुआत किया चौधरी देवीलाल जी ने। और जो बात करते हैं कि हम ये करके देंगे, हम वो करके देंगे, 75% हमने हरियाणा के लोगों को ये कर दिया कि इंडस्ट्री के अंदर हमारे लोग लगेंगे, कोर्ट के अंदर मामला करे। भाई आपकी सरकार ने कोर्ट के अंदर फैसला करवाने में कितनी संजीदगी दिखाई? आज हर हरियाणवी को पता है कि ये जो 75% रोजगार वाला लोकल रेजिडेंट को देने का मामला हाई कोर्ट में रिजर्व पड़ा है फैसला। कितने महीने बीत गए, आप उस फैसले को सुनवा नहीं पाए। ये सरकार की सबसे बड़ी नाकामी है। और मौजूदा सरकार जो आज ये कहती है कि जी हम 5500 पेंशन देंगे, 5500 पे तो मुख्यमंत्री जी ने भी कह दिया कि ये उनका चुनावी वायदा नहीं। जेजेपी का पता नहीं इनका क्या हिस्सेदारी है या सरकार है, इनका आज तक दुनिया को पता नहीं चला कि ये सरकार में हिस्सेदार है या सरकार इनकी है। क्योंकि सरकार जो कार्य करती है उसको तो ये अपना क्लेम कर लेते हैं, जहां सरकार कहती है कि हमारी से फिर ये हिस्सेदारी पे आ जाते हैं। हिस्सेदारी इनकी 9-9, 10-10 घोटालों के अंदर है। प्रदेश के अंदर जो बड़े घोटाले हुए, शराब का घोटाला हो, रजिस्ट्री का घोटाला हो, धान का घोटाला हो, कूड़े का घोटाला हो, मैं तो कहता हूं कि इन्होंने तो कोई जगह नहीं बख्शी मौजूदा सरकार ने। तो जनता इन सारी चीजों को समझते हुए ये एक विश्वास करती है। पिछले 10-9 साल पहले जहां कांग्रेस की सरकार में कई प्रकार के जमीन घोटाले हुए, जिनकी आंच भूपेंद्र हुड्डा जी के ऊपर भी आई हुई थी, वो 9-10 साल और ये 9 साल, अब जनता को इनेलो से उम्मीद है। वो परिवर्तन का मतलब ही यही है। हमने कांग्रेस को देख लिया, हमने भाजपा को देख लिया, अब हम परिवर्तन करेंगे, अब हम इनेलो की सरकार लाएंगे। और अभय सिंह चौटाला जी जो नहीं, ये अच्छा मतलब आपने बताया, ये पॉइंट आपका वैलिड है गोयल जी। आप ये कह रहे हैं कि कांग्रेस भी देख लिया, बीजेपी भी देख लिया, इसलिए परिवर्तन के तौर पर अब उसको इंडियन नेशनल लोकदल दिख रहा है। मैं इसका जवाब लूंगा, लेकिन उससे पहले मैं राठी जी का रुख कर लेता हूं। मनोज जी, पार्टियां तो सभी अपनी अपनी बातें रख रही हैं। कोई कह रहा है कि हम भाई 500 रुपए में सिलेंडर देने वाले हैं, कोई कह रहा 100 गज प्लॉट भी हम दे देंगे, फिर ये भी कह रहे हैं कि हम ओपीएस को लागू कर देंगे। आम आदमी पार्टी की क्या तैयारी? क्योंकि जब पार्टियों से ये सवाल पूछा जाता है कि भाई आम आदमी पार्टी भी चुनावों में, तो नकार देते हैं कि भाई हरियाणा में आम आदमी पार्टी का कोई अस्तित्व नहीं है। तैयारी क्या है राठी जी? देखो, आम आदमी पार्टी की तैयारी पूरी है। आम आदमी पार्टी ने जीत से 2024 का शंखनाद कर दिया है। आम आदमी पार्टी हरियाणा के अंदर सरकार बनाएगी, क्योंकि इन सभी पार्टियों को जनता ने बरत के देख लिया। इनेलो को भी बरतिया 4 साल, 5 साल, 6 साल बरतिया इनेलो को। इनेलो ने थोथी पाड़ी हो तो ये बताओगे भाई। कांग्रेस को 10 साल बरतिया, 10 साल जेजेपी बीजेपी को हो गए बरते हुए जनता ने। जब सारी पार्टियों को बरत लिया है तो आम आदमी पार्टी नई पार्टी है। दूसरी बात, आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में काम करके दिखाए है, आम आदमी पार्टी ने पंजाब में काम करके दिखाए। आम आदमी पार्टी ने एक उदाहरण सेट किया है, उस उदाहरण के आसपास भी ये लोग नहीं पहुंचे हैं, तो दावा किस बात का करते हैं? मैं तो एक बात कहना चाहूंगा, ये दोनों पार्टियां बीजेपी और जेजेपी दोनों ही पार्टियां जो है ठग पार्टी है, ठग गठबंधन है। ये पार्टियां जो हैं 2019 में बीजेपी ने जनता का टटलू काटा, 2019 में जेजेपी ने जनता का टटलू काटा। बीजेपी ने कहा कि 75 पार जाएंगी सीटें, 75 पार का नारा दिया, जनता को मूर्ख बनाया। जेजेपी ने कहा कि बीजेपी को जमुना पार भेजेंगे हम किसी भी कीमत पर। इनके बड़े नेताओं ने, जेजेपी के नेताओं ने कहा
कि किसी भी कीमत पर हम बीजेपी के साथ नहीं जाएंगे। जो बीजेपी में अपना सीएम साहब, डिप्टी सीएम साहब ने बयान दिया, उनकी मां ने बयान दिया। एक बात मैं इनसे पूछना चाहूं, जब इन लोगों ने कसम खाई कि हम बीजेपी के साथ नहीं जाएंगे, फिर गठबंधन किस बात का किया? ये तो सारी दुनिया को पता है कि ये माया बंधन है, रुपए कमाने का बंधन है, माल कमाने का बंधन है। ये मैं बात नहीं कहता, इनके विधायक खुलेआम इनके मुंह पे कहते हैं। लेकिन गठबंधन उनकी तो भाई वीडियो सभी तक पार्टियां वायरल करती होती ना है मनोज जी, कि मनोज बैरी जी, के हाथ मनोज जी, इतने रुपए मनोज जी। कमा गए, खोपड़ आम इतने आदमी रुपए पार्टी कमा ने गए। आम आदमी देखो, पार्टी ने भी एक तो बात ऐसी जी, मैं पार्टियों के साफ साथ कहना गठबंधन चाहूंगा। किया ना जिनके अगेंस्ट ही आप लोग लड़के आए। भाई दिल्ली में क्या किया आप लोगों ने? कांग्रेस के साथ गठबंधन किया कि नहीं किया? तो वो कौन सा गठबंधन था? अभी मैं एक बात बताऊंगा वो आपको। ठगबंधन था? वो कौन सा गठबंधन था? बताइए भाई। राजनीति में तो आम सभी आदमी गठबंधन करते पार्टी हैं, किसी कोई के सी साथ स्थायी नहीं गठबंधन होती मनोज करती। जी राजनीति मैं के तो एक अंदर। बात और बताऊंगा, इन लोगों ने युवाओं के साथ धोखा किया है। बीजेपी जेजेपी ने युवाओं के साथ धोखा किया है। लाखों नौकरियों की बात दोनों पार्टी करती थी, पर हजारों में भी नौकरी नहीं दी इन लोगों ने। मैं इनकी विपरीत बताना चाहूंगा। पंजाब की सरकार को आप उठा के देखो, एक साल के अंदर करीब 30,000 के करीब तो सरकारी नौकरी देने का काम किया है, 55,000 के करीब कच्चे कर्मचारियों को पक्का करने का काम किया है, और 3 लाख के करीब प्राइवेट नौकरी हमने सिर्फ एक साल में देने का काम किया है। कहां ये सरकार और कहां ये? मैं तो कहूंगा कि सरकार ने किसानों के साथ धोखा किया। आज तक बीजेपी और जेजेपी ने किसानों को केवल लठ देने का काम किया है। चाहे आप दिल्ली बॉर्डर की बात करोगे, चाहे आप पीपली की बात करोगे, हमेशा किसानों पर लाठीचार्ज करवाया और किसानों पर 307 तक के गंभीर मुकदमे इन लोगों ने दर्ज करने का काम किया है। मैं तो एक बात कहना चाहूंगा, यह सरकार जो है किसान विरोधी सरकार है, सारी दुनिया के सामने आ गया। शिक्षा के मामले में मत पूछो श्रीमान जी, शिक्षा के मामले में तो मेरा बीजेपी और जेजेपी दोनों से ही सवाल है। अरे मेरे भाइयों, शिक्षा का बिल्कुल ही गट्ठा बिठाना गया, आपने बता तो दो। इन लोगों ने अभी अभी एक लेटर जारी कर दिया है कि सरकार यूनिवर्सिटियों को फंड नहीं देगी। इतनी बड़ी बात है, सरकार यूनिवर्सिटियों को फंड नहीं देगी तो यूनिवर्सिटियों में फीस जो है डबल करने का फैसला कर लिया। आज एचएयू हिसार के अंदर धरना चला हुआ है वीसी के सामने पिछले 3 दिनों से। स्टूडेंट की एक ही मांग है कि जो इस सेशन में आपने फीस डबल करी है उसको वापस वहीं ले आओ। अब यूनिवर्सिटी करेगी क्या? पैसा कहां से आएगा? जब सरकार फंड बंद कर देगी तो फीस काफी बढ़ जाएगी। मैं इनसे पूछना चाहता हूं, गरीब का बच्चा, एक किसान का बच्चा, एक मजदूर का बच्चा ठीक है, कैसे पड़ेगा? ठीक है, आपने कहा ये फीस बढ़ा रहे हैं, ग्रांट बंद कर रहे हैं, और आपने अपनी बातें भी गिनवा दी। ठीक है विवेक जी, अब मैं जवाब लेता हूं। एक सेकंड विवेक जी, दो महत्वपूर्ण सवाल थे। एक तो ये कि आप लोगों ने जो गठबंधन किया उसको लेकर सवाल, दूसरा ये कि भाई जब कोई अच्छी चीज होती तब तो आप कहते हैं कि भाई हमारी सरकार है, चलिए ठीक है क्रेडिट ले लिया, लेकिन जो चीज नहीं हो पाती है मन मुताबिक उसमें आप कह देते हैं कि भाई हमारी तो हिस्सेदारी, हमारी सरकार थोड़ी ना है, इसलिए जनता इस बार आप लोगों के पक्ष में नहीं रहेगी। जवाब दीजिए विवेक जी। ये आयुष जी आपका कहना है या इन प्रवक्ताओं की बात? नहीं, मेरा नहीं, मैं यही तो अभी गोयल जी कह रहे थे कि आपकी हिस्सेदारी है कि आपकी सरकार है, पहले तो स्पष्ट करें। मैं सभी प्रवक्ता साथियों से एक निवेदन करूंगा और आशा और उम्मीद करूंगा, जिस धैर्य से मैंने सभी की बात सुनने का काम किया, मैंने सभी का जवाब देना, उसी धैर्य से सुनने का काम करें, बीच में। आपने कहा कि अच्छा काम करते हैं तो हमारी सरकार है और बुरा काम कोई हो गया तो हम साझीदार। पहले तो बुरा काम सरकार कोई करती, सरकार हमेशा अपने जनता के पक्ष को सोच के और सभी को साथ लेके फिर कोई निर्णय लेती। अगर कहीं कोई कमी पेशी आती तो उसको दुरुस्त कराने का भी काम करते। आयुष जी परसों आप ही के चैनल पे बैठे थे और किसानों का मुद्दा था। अभी मेरे भाई बात कर रहे थे, कांग्रेस के प्रवक्ता भी, नेलो के प्रवक्ता भी और आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता भी। मैं तीनों का एक ही जवाब देना चाहूंगा। अभी बारी बारी किसानों का मुद्दा इन्होंने लेने का काम किया और मैंने एक बात उस दिन कही थी कि हम कोशिश कर रहे हैं कि इस जो डिफरेंस उस टाइम पे 600 रुपए का था, इसको खत्म किया जाए और जो किसानों को एमएसपी है वो पूरी मिले। और कल रात क्या हुआ आपके सामने है, सरकार ने किस तरह से पूरा एमएसपी देने की बात की। जो 1000 रुपए पहले देते थे वो 1400 रुपए देने की बात। आज किसानों का मुद्दा तो ये लोग बनाते हैं, पर इनसे कोई ये तो पूछे कि किसानों की अगर बात करते हैं तो किसानों के साथ ये कहां तक खड़े हुए, इन्होंने कहा। अगर मैं कांग्रेस की बात करूं, कांग्रेस के साथी ये बता दें कि कितनी फसलों पे राजस्थान में एमएसपी देने का काम कर रहे हैं।
आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता बता दें कि कितनी फसलों पे एमएसपी देने का काम कर रहे हैं। हम दावे के साथ कहते हैं कि 14 फसलों के ऊपर हम एमएसपी देने का काम कर रहे हैं और 11 सब्जियों के ऊपर भावांतर के तहत हम किसान का फायदा करने का काम कर रहे हैं। अभी मैं सुन रहा था कांग्रेस के प्रवक्ता साथी बहुत जोर जोर से आवाजें मार रहे थे, हम ये कर देंगे, ओपीएस लागू कर देंगे, हम हिमाचल की तरह ये कर देंगे। मैं नहीं चाह रहा था कि किसी और प्रदेश की चर्चा करूं, जब इन्होंने खुद ही कह दिया। भाई साहब थोड़ा अपडेट रहा कीजिए, डिबेट पे आने से पहले थोड़ा पढ़ के आया कीजिए। 11 जून के तमाम अखबारों में खबर है कि हिमाचल सरकार की जो आज कंडीशन है वो तनख्वाह भी नहीं दे पा रही अपने कर्मचारियों को। 15,000 कर्मचारियों को तनख्वाह नहीं मिली अब तक इस महीने की। आज के दिन आप बातें तो कर रहे हैं ओपीएस लागू करने की। 18 मई डेट लिख लीजिए, 18 मई को बिजली बोर्ड के कर्मचारियों ने धरना प्रदर्शन किया कि ओपीएस लागू करे हिमाचल सरकार, नहीं तो हम बड़ा धरना करने का काम करेंगे। यहां बैठ के आप बातें करे जाएंगे, हुड्डा जी ने ये कर दिया। कोई आदमी नहीं है क्या कांग्रेस में? और किसी को आप लीडर नहीं गिनते, सिर्फ एक भूपेंद्र हुड्डा ही है। आज के दिन आप बात कर रहे हैं किसानों की, कभी किसी की कभी किसी की। आप अपना जवाब दीजिए, आपने किया क्या? आप हरियाणा में ओपीएस लागू करने की बात करते हैं, जहां आपने कह दिया हमने लागू कर दी, वहां आपसे हो नहीं रही। आज इन्होंने एक जिक्र किया घोटालों का। घोटाले तमाम डिबेट में ये बेचारे लिख के लाते हैं, वो लिस्ट पढ़ने का काम करते हैं। मैं तमाम साथियों से कहूंगा घोटाला अगर कोई है तो अपने सीनियर लीडर्स को उनके फैक्ट देने का काम करें। विधानसभा के पटल पे किसी के पास कोई फैक्ट नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ हू हल्ला करके वॉकआउट करने का काम करते हैं। सिर्फ आरोप लगाने से कोई भी बात साबित नहीं होती। अगर आपके पास कोई फैक्ट है, फैक्ट लेके आइए और फैक्ट के ऊपर बात कीजिए। अगर आज यहां बैठ के फलाना घोटाला हो गया, ढमकाना, घोटाला नहीं हुआ। जो घोटाले आपके समय से चले आ रहे थे उनके ऊपर अंकुश लगाने का काम किया गया। जो घोटाले आपकी पिछली सरकारों ने करने का काम किया उसके ऊपर फुल स्टॉप हमने लगाया। आज आप यहां कहते हैं कि ऐसे कर देंगे वैसे कर देंगे। अभी आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता साथी को सुन रहा था, बहुत अच्छी बातें कर रहे थे, बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे। भाई साहब आपने गठबंधन का जिक्र किया, मैं जो जवाब देना चाह रहा था वो आयुष जी ने आपको दे दिया कि गठबंधन आपने कांग्रेस के खिलाफ एक पार्टी खड़ी होके और कांग्रेस से ही वो गठबंधन करती है। कमाल की पार्टी है। आप बातें कर रहे हैं हरियाणा में हम ऐसे कर देंगे, हरियाणा में हम वैसे कर देंगे। आप ये तो बताइए हरियाणा के लिए 3 काम जो आपने सरकार में, पंजाब में आपकी सरकार बनते ही आपके मुख्यमंत्री ने करने का काम किया। हिसार की धरती पे आपके मुख्यमंत्री कह के गए थे, दिल्ली के भी और पंजाब के बनने उस टाइम बनने वाले थे। हिसार की धरती पे कह के गए थे कि हम SYL का पानी दे देंगे। आपके दिल्ली वाले मुख्यमंत्री कहते हैं मोदी जी मेरे साथ चाय पी लें, मैं 10 मिनट में SYL का समाधान बता दूंगा। कमाल की बात है। आप मोदी जी के साथ चाय पीने के चक्कर में इतने किसानों को क्यों मार रहे हैं? आज पानी देने की बात जब आती है तो आपके पास पानी नहीं है। आज चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी से आप हरियाणा के हकों को छीनने का काम करते हैं। आज चंडीगढ़ से आप हरियाणा को बाहर निकालने की कोशिश करते हैं और आप हरियाणा में चुनाव लड़ने की बात करते हैं और सरकार बनाने की बात करते हैं। सोच लीजिए, हरियाणा का आदमी मरा नहीं है, हरियाणा का आदमी जीवित है और आपको जवाब देने का भी काम करेगा। पंजाब में आपका दाव लग गया, हर जगह दाव नहीं लगता। आज के दिन हम बहुत मजबूती से गठबंधन चला रहे हैं और काम कर रहे हैं। अभी इन्होंने एक बात का जिक्र किया कि यूनिवर्सिटियों का लेटर जारी कर दिया। आप अपडेट रहा कीजिए राठी साहब, आपको शायद पता ना हो, इंसो ने जो जेजेपी की स्टूडेंट यूनियन है उसने पहले दिन ही इस लेटर का विरोध करने का काम किया और सरकार को बताने का। अरे सुन लीजिए सरकार को बीच में नहीं बोलना। सरकार को चेताने का काम किया कि ये लेटर आपका गलत है और जब देखते हैं चिताते रहते हो। आपके भी आप राठी साहब एक्शन और देखिए एक धैर्यपूर्वक सुनेंगे तो आपको बाकायदा समय मिलेगा, अपने समय में अपनी बात रखिएगा, उनकी बात बस कंप्लीट हो जाए। ये लेटर गलत है और ये छात्रों के विरोध में है, इसका आप वापस लेने का काम करें। आप ये नहीं कह सकते। आज हम हिस्सेदार हैं तो हम बताने का भी काम कर रहे हैं कहां सरकार कोई कमी करती है। सरकार सभी को साथ लेके चलती है, कहीं कोई कमी पेशी रहती है तो उसको दुरुस्त भी किया जाता है।
हाँ, आज रमन जी। यहाँ बैठ के सिर्फ ठीक है। हू हल्ला करना कोई काम नहीं है आपकी। ठीक है, बस उनका पार्टी की कहना ये है कि अगर आप अपनी सरकार बारी में हैं तो आप उस पर बोलिएगा। और दबाव डाल के भाई उसको आपसे वापस ले कि लीजिए। हम ठीक है, एक एक्शन सेकंड, अभी मैं एक्शन आऊंगा कभी मनोज जी में लिया है, आऊंगा, हमने मनोज जी में सरकार को आऊंगा। चेताया, अभी सरकार को रमन जी, चेताया। रमन जी, रमन जी। भाई जी कभी एक्शन ठीक भी है। ले लिया करो। ठीक है, आऊंगा मनोज जी। एक्शन ही ले रहे हैं राठी साहब, आप नहीं बताएंगे कि क्या करना है। आप रमन सिंह जी, रमन आप सिंह जी, एक्शन ले राठी लो ना। साहब, अरे राठी आप साहब, एक्शन ठीक ले लो, है, एसवाईएल दे दो। ठीक है। आप एक्शन राठी ले जी, लो। राठी जी, राठी जी, अरे यही तो मनोज धर्म राठी जी, है। आऊंगा। विवेक जी, आपने बात रख ली, आपकी बात आ गई। मनोज जी, अब अपने समय में, मनोज जी अपने समय में। रमन सिंह जी, अभी रमन सिंह जी, अभी रमन सिंह जी, एक एक करके, एक एक करके, एक एक करके। गद्दड़ की तौड़ में ठीक है। बेर को नहीं पकड़ अरे मनोज जी, मनोज जी, गद्दड़ मनोज की जी। तौड़ में बेर नहीं पकड़ दे। आपकी तौड़ अरे में मनोज जी भाई, मनोज जी, मनोज जी, मनोज जी, थोड़ा सा धैर्य रखें, थोड़ा धैर्य रखें। मैं आ रहा हूँ, अभी आपके पास ही आ रहा हूँ, आराम से बात चल रही कीजिएगा। है। बात आ गई, बात आ गई, दोनों लोगों की बात आ गई। अभी रमन जी, अभी रमन जी, आप रमन जी, नहीं रमन बताएंगे जी, हमें, हमने क्या विवेक जी, करना है, विवेक जी और क्या मनोज नहीं जी, दोनों करना। लोग शांत हो जाओ, सरकार दोनों कर लोग रही शांत हो जाओ। अभी है रमन और जी, अच्छे से रमन काम जी, कर रही है। ठीक है, सरकार को ठीक चेता है, दिया। ठीक है। अरे मेरे भाई अरे एक्शन ठीक है, लेके अरे दिखाओ। मनोज जी यही बात दोहराएंगे, अभी आप अपने समय में भी यही बात दोहराएंगे, इससे थोड़ा धैर्य रखें। रमन जी, अब जैसे मेरे जेजेपी के साथी ने कहा था, अब भी थोड़ा आप सुनने का मादा रखे। इनको समझ नहीं है, बच्चों की तरह बात कर रहे हैं। देश के प्रधानमंत्री का पद गौरव का पद है। पहले अपना शब्द वापिस ले लीजिए। आप बड़े उतावले हो रहे थे। बच्चे आप होंगे। आप सुनिए, आप सुनिए, अपने मेरे को अपना समझाने शब्द की वापिस जरूरत ले नहीं है, लीजिए। समझे? बच्चा आप मेरे को होंगे। समझाने की जरूरत नहीं है। बच्चे आप होंगे, मैं अब बच्चा आप कह नहीं। रहे थे ना, आप भी सुनने का समझिए। काम कीजिए। अब नहीं, आप भी, अगर गलत आप शब्द, मैंने आप भी आपके ऊपर सुनेगा। कोई पर्सनल मेरी टिप्पणी बात नहीं सुनो, की। मैं आम मैंने आदमी आपके का ऊपर कोई प्रवक्ता नहीं पर्सनल कि आप टिप्पणी मुझे नहीं की। समझाओगे। मैंने आपके ऊपर कोई आपने पर्सनल बच्चों टिप्पणी नहीं जैसी की। मेरे को बातें पता की। है कितने आपको बड़े हो। भूपेंद्र सिंह चलिए ठीक हुड्डा है, पे विवेक जी, बड़ा विवेक जी, एतराज है। विवेक जी, मैं ठीक है, एक मैं सेकंड। आपसे बच्चा मुझे लगता है कि आप इसमें कोई खराब शब्द बताएं? थोड़ी ना है। बच्चे बच्चे तो मन के सच्चे होते हैं, जो आप सच्चे कितने होते हैं वो बड़े सच नेता बात हैं? कहेंगे। ठीक है विवेक जी, एक सेकंड ना, थोड़ा सुनते हैं ना। रमन जी, आप सुनिए नहीं। रमन जी, अब रमन आपको जी, सुना ना, ठीक है, बच्चा अब शब्द आपको मुझे लगता सुना है क्या ना, खराब है। ठीक है, अब आपको सुना ना, अब नहीं, आप अपने थोड़ा सा शब्द धैर्य कीजिए, जो रखें, आप धैर्य कर रहे हैं। रखें। आप नहीं बताएंगे। आप जिस चुपचाप टाइम सुनने का जिस काम टाइम करें। आप बच्चे थे, उस टाइम आप से चुप प्रवक्ता सुनने, हूँ। फालतू बात मुझे नहीं पता बोलनी। है, मुझे पता है। 9% पे टेंडर दिए तुमने फालतू बात पीडब्ल्यूडी नहीं के, करनी। पता है तुम्हारी पार्टी ठीक है। अरे रमन जी, रमन जी, देखिए अब पता है, पर्सनल अटैक में ना जाइए आप लोग, थोड़ा अपने अपनी पार्टी की बात करें तो आने दो बेहतर है। सरकार, पार्टी की बात करें तो बेहतर है। देखिए ये आने दो, समय खराबी हो गई, आने खाली दो। समय खराब कर रहे हैं, खाली समय खराब कर रहे हैं। ठीक है, ऐसा है, चलिए, ऐसा मेरे दोस्त, सरकार आने दे, जांच होगी और सब कुछ दूध का दूध पानी का पानी होगा। आप चिंता ना मुंगेरी लाल करें, के इतनी हसीन जल्दी ना सपने। करें, सब जांच होंगी। आप चिंता ना करो, आपकी तरह हम किसी के दरवाजे पे जबरदस्ती नहीं बैठे। बीजेपी बाहर फेंक रही और कह रहे जी हम नहीं जाएंगे, यहीं रहेंगे, क्योंकि आप लोग भ्रष्टाचार में गिरे हुए हैं। मुंगेरी जाहिर लाल है, के हसीन अब आप सुने, सपने। अब आप सुन लो। चलिए अब ठीक है, आप अभी सुन लो सुनते हैं, आराम अभी से। रमन जी को सुनते हैं। अगर किसान की बात हुई, जो पार्टियां कह रही थी हम किसान के हितैषी हैं, मोदी साहब ने एमएसपी दी कि हमने दे दी है जी, तो ये लोग सड़कों पे क्यों हैं? इसका मतलब सरकार में तालमेल नहीं है। नरेंद्र मोदी जी ने जो कहा था कि हम आपको किसान भाइयों लौटो, आपके बिल भी वापिस, एमएसपी भी दे दिए, सब कुछ। हाँ, आप सिखाओगे पढ़ना। 2 दिन पुरानी पार्टी अल्लाह अल्लाह पुकार रही है। पता है भ्रष्टाचार की जननी जेजेपी है हरियाणा में, सबको पता है। थोड़ा सा इंतजार करो। आप भी भूपेंद्र सिंह हुड्डा क्यों जमानत पे घूम रहे हैं? कोई चिंता ना करो। अभी आपका लेवल नहीं है भूपेंद्र सिंह हुड्डा पे टिप्पणी करने का। अभी भूपेंद्र सिंह हुड्डा पे लेवल नहीं है आपका टिप्पणी करने का। आपको ओहो, जेजेपी तो जिस भ्रष्टाचार से निकली है ना, रहने दो। आप मेरा मुंह ना खलवाओ, सारा हरियाणा देख रहा है। और आप लोगों खोल दिया, मुंह भी खोल दिया है और हम जांच भी खोल दिया। चलिए ठीक है, अरे ठीक है भाई, अपनी अपनी पार्टी की बात करें, पार्टियों की बात करें, पार्टी की बात करें, रणनीति की बात करें। ठीक है, एक सेकंड, इससे कुछ हासिल नहीं होगा, पर्सनल अटैक करने से कुछ नहीं होगा, अपनी अपनी पार्टियों की बात करेंगे। रमन जी, ठीक है, किसी और ठीक को है विवेक सिखाइए। जी, विवेक जी, ठीक है, जब आप लेते हैं ना थोड़ा सा धैर्य पूर्वक, अब आप विवेक जी, आप भी थोड़ा सुनिए। सुनिए, अभी रमन सिंह जी का समय है, उनको बोलने दें। हमारे तो सारे लीडर हैं, आपकी तरह हम 9% पे टेंडर नहीं बेचते। रमन जी, अरे 9% पे टेंडर, 2% पे टेंडर, इन्होंने भ्रष्टाचार किया, वो सब जनता तय करेगी। मुझे बताइए, जो अभी आरोप यहाँ पर लग रहे थे कि भाई किसान हितैषी अगर आप लोग कहते हैं, तो आप ये बताइए कि कांग्रेस की सरकार में कितनी फसलें आप लोग किसानों की खरीदा करते थे? ये सवाल तो उठाया जाएगा ना। ना करो, वो हम अपने आप लिख लेंगे। रमन जी, आप अभी
अभी 2 दिन पुरानी पार्टी अल्लाह अल्लाह ना पुकारो। जो सवाल किया किसान उसका का मुद्दा जवाब था। रमन जी, दीजिए। सवाल का जवाब दीजिए। नहीं, बंद करके ये समय खराब करेंगे तो फिर मैं गोयल जी का रुख कर लूंगा। मैं गोयल जी के पास जाऊंगा। मुद्दे की बात करें, मुद्दे की बात करें। देखिए आप लोग डिस्टर्ब कर रहे हैं। एक सेकंड विवेक जी, विवेक जी, विवेक जी, विवेक जी, मैं जेजेपी के विवेक जी, विवेक जी, विवेक जी, विवेक जी, अभी आपने कहा कि जब आप बोले तो कोई ना बोले, तो सारे प्रवक्ता सुन रहे थे आपको। आप थोड़ा सा नहीं, जब आप बोल रहे थे सब रमन जी, बैठे थे ना, आपका रमन जी, अब सवाल आप बेसिक सुनो सवाल ना। पर आते हैं। नहीं, आप अब पुरानी सुनो पार्टी ना, नई आप पार्टी सुनिए। मुझे उसमें नहीं जाना। ये समय की खराबी है मुझे। रमन जी जो बेसिक सवाल थे उस पर आएंगे। अगर आप किसान की बात करेंगे तो आप ये बताइए, जो सवाल उठाया गया, जो सवाल उठा कि ये कह रहे हैं हम 14 फसलें खरीदते हैं एमएसपी पर, कांग्रेस की सरकार ने कितनी फसलें खरीदी है एमएसपी पर, कितनी फसलें खरीदी? उसका जवाब दीजिए। ओपीएस को लागू करने की बात की उन्होंने, हिमाचल का एग्जाम्पल दिया, उसका जवाब दीजिए। रमन जी उसका जवाब। मैं वही जवाब दे रहा हूं। ये जो झूठे आंकड़े पेश कर रहे हैं, इन बातों में दम नहीं है। मेरी बात सुनिए। बेटियों का यौन शोषण का मामला हो, अरे किसानों की बात हो रही है, मुद्दा कहां लेके जा रहे हो? सवाल का जवाब नहीं है। मैं बता रहा हूं गठबंधन पे। इसका मतलब आप भ्रष्टाचारियों के साथ, इसका मतलब यौन शोषण नहीं, करने आप वालों के जवाब साथ है दीजिए। जेजेपी। जवाब दे रहा हूं मैं। आपको पता है आपकी पोल खुल रही है, इसलिए बोल रहे, इसलिए चुपचाप नहीं बैठ रहे। चुपचाप बैठ। अगर मेरे भाई, गलत जल्दी ना कर। दिख रहा है कि इस तरह जेजेपी है। ये तुम्हारी इस तरह की असलियत वाणी सबके आपकी सामने आ है। गई। दिख रहा है कितने बड़े प्रवक्ता हैं आप। मैं तो सुन रहा हूं। आप सुनिए। आपकी सारी असलियत हरियाणा के सवाल सामने। का जवाब दीजिए। 9% में टेंडर बेचे तुमने, और तुम भी एक बोल ही रहे हो बात यार। रिपीट कर रहे हैं, हाँ। एक ही बात रिपीट कर शराब रहे हैं। घोटाला चलिए तुम्हारा। ठीक है, मैं गोयल जी का रुख कर रहा हूँ। रमन जी आपके पास मुझे लगता है जवाब नहीं है। गोयल जी, अभी गोयल जी, बाबू बेटे का तथ्य दे तथ्य दो है, अगर कोई है। तथ्य है। तथ्य तुम्हारे अगर है साथ बाबू भी बेटे को करेंगे। दे दो। एक सेकंड, ठीक है, हो गया। रमन जी की ऑडियो डाउन करें, और विवेक जी की भी। गोयल जी, संदीप गोयल जी, संदीप गोयल जी, चिंता ना करो, संदीप गोयल ज्यादा जल्दी ना करो। संदीप गोयल जी, संदीप गोयल जी। आयुष जी, देखिए पिछले कितनी मिनट आपके टीवी चैनल पर एक महत्वपूर्ण विषय के ऊपर चर्चा खराब हो गई। आपने देख लिया होगा, जो कांग्रेस का, बीजेपी तो है नहीं, बीजेपी तो शायद आज मैदान छोड़कर भाग गई, इसलिए शायद डिबेट में नहीं आई। उन्हें पता लग गया अगली बार ये जेजेपी वाले भी भाग जाएंगे। जो हालात हो रहे हैं इनके, ये इसलिए लड़ रहे हैं। इसको भी तो सुने, दूसरों को सुनने की हिम्मत नहीं है इनके अंदर, तो ये भी जल्दी चले जाएंगे। आंसू गठबंधन के लोग यही बैठा मिलूंगा। जनता को सब पता है, जनता कोई जान चुकी है, और वो टीवी के माध्यम से भी आपने देख लिया कि दोनों पार्टियों का किस प्रकार से व्यवहार टीवी चैनल पर आया। तो इसलिए जनता का यही तो मन है। अब हमें परिवर्तन करना है, एक साफ राजनीति का। जो विधानसभा में उनके मुद्दों को उठाता है, उसी को जिम्मेवारी सौंपने का। भ्रष्टाचार के और घोटालों की बात हुई तो बड़े बड़े उपदेश दिए गए। मैं तो ये कहूंगा, कैग की रिपोर्ट छपती है, कैग की रिपोर्ट पढ़ के उसको सदन के ऊपर रख के आप घोटाले के ऊपर चर्चा कर लीजिए। आप एसआईटी की रिपोर्ट को जो अनिल विज जी ने सौंपी थी, उसको ओपन करवाने के लिए फैसला दिलाने का। मैं, लेकिन ये जेजेपी के पहलू की बात नहीं है। मैं ये बीजेपी से सवाल पूछता, अच्छा होता भारतीय जनता पार्टी इस बात का उत्तर देती, और वो ये कहती कि सुशासन, भ्रष्टाचार मुक्त सरकार और सुरक्षा की भावना देने वाली सरकार हम देंगे। तो इन बातों को परिवर्तन, ठीक है, इसीलिए आप कह रहे हैं कि परिवर्तन आएगा। मुझे लगता है कि ये जो सवाल है ना, ये जनता ही इसको तय करेगी, और उसका जवाब भी आने वाले चुनावों में वो देगी कि आप लोग जो बातें कह रहे हैं, जनता उसके साथ कितना अपने आप को कनेक्ट कर पा रही। शुक्रिया आप लोग का समय निकालने के लिए, चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। तो पार्टियां अपनी अपनी जगह पर प्रयास भी कर रही हैं, अपनी अपनी बातों को भी रख रही हैं, और अब यह फैसला जनता को करना है कि आखिर जो बातें ये पॉलिटिकल पार्टियां कह रही हैं, उनमें से किस पार्टी की बात में ज्यादा दम है और किस पर वो भरोसा कर रही है। आज बड़ी बहस में मेरे साथ फिलहाल इतना ही।